अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। दो प्रोग्राम आपने ऊपर तले वाले वो सुन लिए, देख लिए, उस पर आप लोगों का फ़ीडबैक भी आ गया। उस फीडबैक में से बाज़ कमेंट्स जो हैं उनको मैंने मार्क किया हुआ है, उन पे बात करनी ज़रूरी है, वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मेरी गुफ्तगू थी उसका अभी तसलसल बाकी था। जहाँ बात छोड़ी थी कि जी क्या कर रहे हैं और किस तरह फड्डा खड़ा करते हैं, इशू उठाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, और मुलवाने और सियासी मौलवी, इवन मुल्लायत ज़दा सियासतदान और सियासत ज़दा मुलवाने, इनका जो इवल नेक्सस है वो इस इशू को इस्तेमाल करके हर दफ़ा अपने मफाद के लिए, अपने रेलेवेंस के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है, ये चीज़ तो थी पिछले दो प्रोग्रामों का हिस्सा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो तरतीब वाइज बतानी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि किसी भी मुखालफत के लिए बदतरीन जो हथियार होते हैं वो ये हैं कि पहले समाजी तौर पर मुआशरे में लोगों में नफ़रत को आम किया जाए, फिर उस नफ़रत का जब जुलूस बन जाए तो उस जुलूस को सपोर्ट किया जाए, फिर वो जुलूस और वो नफ़रत दोनों अभी गैर आइनी और गैर कानूनी डोमेन की चीज़ें होती हैं, फिर आप ऊपर उनके लिए आइन साजी और कानून साजी कर दें। फिर जब वो कानून साजी की सपोर्ट भी अवेलेबल हो, मुआशरे का गंद भी अवेलेबल हो, नफ़रत की हड़बोंग भी मच जाए, तो फिर पीछे खड़े होके जो उसकी मॉरल सपोर्ट है वो हटा दें। मॉरल सपोर्ट इन द सेंस कि भाई कहने को सारे कहते हैं कि इनको ज़िंदा रहने का हक है, लेकिन जहां ज़िंदा रहने के प्री रेक्विजिट्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स का, उसके हुकूक का, उसके प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी का सवाल आता है, वहां तो सारे भाग जाते हैं। ये सारा कुछ किसी शिकवे के रंग में नहीं बता रहे। ज़रूर शिकवा करते अगर आप लोगों में से किसी लेवल पर भी डिपेंडेंट होते तो। सबसे पहले वो जो है ना बानी जमात अहमदिया ने जो जमात क्रिएट की है, जिसकी आपको सबसे बड़ी मसला है, आप उन्होंने बनाया क्या है वो नहीं बता रहे। आप घड़ के बना के इधर उधर से पकड़ के कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, वो उसके तहत आप लोगों को ऐसा चूरन बेचते हैं जिससे फौरी तौर पर आग लग सके, नुकसान हो सके, नफरत हो सके। लेकिन आप ही में से मुखालिफिन की भी एक लिस्ट है। मौलाना जफर अली खान अशद मुखालिफ थे जमात अहमदिया के, मगर वो जब हालात को देखते थे तो वो अताउल्ला शाह बुखारी की जो उस वक्त की ख़त्म नबूवत की शक्ल थी, और वो बड़ी बिगड़ी हुई थी, बहुत सर चढ़ के नाचने वाली थी, उसको मुखातिब करके मौलाना जफर अली खान ने कहा था कि अहरारियों, तुम क़यामत तक मिर्ज़ा महमूद का मुकाबला नहीं कर सकते। और वजह यह नहीं थी कि वो खुद अहमदी हो गए थे, वजह यह नहीं थी कि वो अकायद अहमदियत पर या बानी जमात अहमदिया के दावों पर ईमान ले आए थे। कुछ फैक्ट शीट्स होती हैं जो सामने नजर आ रही होती हैं, उनको देख के उन्होंने कहा कि मिर्जा महमूद के पास कुरान है, मिर्जा महमूद के पास कुर्बानी करने वाली और अतात करने वाली जमात है जो तुम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, एक तो है तारीखी तौर पर जितने बड़े थे, स्कॉलर थे, गैर सियासी उलमा थे या सियासी हैसियत रखने वाले लीडरान थे, बर्रे सगीर की तारीख में उन्होंने जमात अहमदिया के अपराइट कैरेक्टर की गवाही तो तारीखी तौर पर दी है। वो पूरी लिस्ट है। वैसे तो अगर पिछला खुतबा जो था जुमे का इमाम जमात अहमदिया का, वो ही अगर किसी ने सुन लिया हुआ हो तो वो एक लिस्ट पूरी कंसाइज उसमें तफसील दे दी गई है। लेकिन मसला ये है कि आप जिस वक्त, यानी कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अब इस ताज़ा तरीन मुकदमे पे बात ना की हो,
चैनल तो चैनल रहे, वो जो फोड़े निकलने की तरह के यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पे भी जिसके हाथ में वो बात लगी उसने कहा मैंने पूरी एक मौलवी का मुझे किसी ने भेजा, तकरीबन पौने घंटे की वीडियो थी, और वो एक दोस्त ने सेंड की कि इस पे जनाब बात करें। तो वो मैंने अभी जब उसको सुनना शुरू किया तो वो कहता है मैंने बड़ी तहकीक की है। और फिर 2 दिन पहला की गल है, 48 घंटे बाद तेनों उहदा ख्याल आया गल करन दा, ते पिछले 14-15 घंटे तू किन्नी की तहकीक कर रही है। जो 150 साल पुराना एक एकेडमिक इशू है और तकरीबन 75 साल पुराना वो जो है वो एक सियासी और समाजी मसला है, और उसकी एक पैरेलल साथ साथ हिस्ट्री है डेवलपमेंट की और उसकी कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाने की। उसकी 15 मिनट में आपने कौन सी तहकीक कर ली। और आज मेरा एक सवाल है कि वो जो नॉन अहमदी ऑडियंस हैं जो मेरे प्रोग्राम में भी आके कई जगह उन्होंने कमेंट किए हुए हैं, और वैसे भी पता होता है कि कहाँ कहाँ बात पहुंची है तो वो क्या क्या फील कर रहे हैं, कभी उन्होंने ये मतलब इंसान सोच ही लेता है कि अहमदी वहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं कि नहीं हैं। इतने तो हैं जो आपको आगे लगी रहती है हर वक्त। तो जब कभी कोई मसला होता है आप हर वक्त अहमदियों पे बात करते हुए गैर अहमदियों को सुनेंगे। आप सारे टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू करते हुए उन लोगों को अहमदियत के ऊपर हकम अदल बन के बैठे हुए देखेंगे, फैसला करने के लिए जजमेंटल होकर बात कर रहे होंगे जिनका अहमदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो मुन्नू भाई ने कहा कि दर्दा कोलों लवो शहादत जख्मां तो तस्दीक करवा लो, साडे इस मुकदमे अंदर सानू भी तो गवाह बना लो। इशू जब अहमदियों का होता है तो अहमदी क्यों नहीं अहमदी मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, जितने आप नाम लेते हैं ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के करता धरता से लेके उसकी सारी टीम मेंबर चुनिंदा अहमदियों के साथ ताल्लुकात में होती है, मेरे ज़ाती इल्म में है। वसतुल्लाह खान और उनकी टीम ज़ाती तौर पर अहमदियों से मुताल्लिक होती है। वजाहत मसूद और उनके इर्द गिर्द के बैठने वाले सारे जानते हैं। हम सब के सारे राइटर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एजाज सैयद, नाम लेते चले जाएं, सबको पता है कि इनका कांटेक्ट पर्सन कहाँ है, इनके बात करने वाले कौन हैं, इनके साथ बात करनी कैसे है। सिवाय एक मौके पे, वो भी उस एक दफ़ा एक प्रोग्राम में 30 मिनट में से तकरीबन 12-14 मिनट की थारो गुफ्तगू जमात अहमदिया के ज़िम्मेदार आदमी की तरफ से नेशनल हुकअप के टीवी स्टेशन या चैनल पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मरहूम जो थे उन्होंने की थी। लेकिन वो हमारी 15 मिनट की प्रेजेंस के लिए हमें 100 आदमियों की शहादत के बाद ये मौका दिया गया था। रोज़ तो अब हम 100 बंदा मरवा के टीवी पे आ नहीं सकते। ये तो आपको इंसानियत चाहिए थी। उस वक्त मिल गए थे ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद आपको, और जब वो मिले थे तो उन्होंने, मुबशर लुकमान ने 2-3 दफ़ा कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ठहरो बात सुनो। बात जो है वो 120-25 साल की बात मैं आपको 5 मिनट में कैसे समेट दूं। बात सुननी पड़ेगी, और यहां से शुरू हुई थी। और उस दिन जो बड़े बड़े आपके सहाफत के नाम आए थे, जो ग्रुप एडिटर और फलां फलां, उसी वक्त काल पे जो जिनको लिया गया था, अतर साहब थे या इस तरह ये शामी साहब थे। ये जी बड़ा हसास मसला है, मैं इस पे तफसील से तो नहीं जा सकता। जो तू तफसील तो नहीं जा सकता तो तू आया की लैने इहदे च। साडी वारी मां मर जाती है तुहाडी सारा दिन, यानी हमारे खिलाफ बकवास होनी हो तो सारी तफसील से करेंगे, और जब हकायक के ऊपर बात करनी हो, नहीं ये हसास मामला है। कित्थों हसास मामला है? कुरान शरीफ में बयान फरमूदा कोई हकीकत हसास नहीं है। हसास से सोशल और पॉलिटिकल मानों में हसास का तर्जमा मैं बताऊं आपको क्या होता है, फितना खड़ा करने वाली। तो जब आप खत्म नबूवत पे बात करने को हसास मामला करार देते हैं तो इन बिल्ट है कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप ये कहते हैं कि खुदा ताला ने कुरान शरीफ में जो तालीम दी है वो फितना खड़ा करने वाली है।
शर्म आनी चाहिए आपको इस सोच के साथ। आप झूठ बोल के मुलम्मा साजी के साथ, वो मेरे होते हुए वहां इस्लामाबाद में एक साहब ने कहा जी 90 साला मसला हल। मैंने कहा नहीं, 90 साला मसला हल नहीं, वो आपने जिंदा दफन किया हुआ था, बो दे रहा है वहां पे असेंबली में, आपने वो जिंदा दफन किया हुआ है और वो आपकी सीटों के नीचे से निकल रहा है। हम नहीं है वहां पे मौजूद, लेकिन आपके हर सेनेटर की और हर मेंबर असेंबली की सीट के नीचे से अहमदियत का पौधा फूटा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो मसला क्या है कि कभी सफदर जो है वो नारे लगाना शुरू कर देता है नवाज शरीफ का जवाई असेंबली की सीढ़ियों में, और कभी सेनेटर जो है वो चेयरमैन सेनेट को बुला के मिस्टर चेयरमैन मैं रिव्यू में जाऊंगा, तो जा रिव्यू च उत्थे जाके गल कर। सेनेट के पूरे रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा है उस चीज को जो खिलाफ वाक़या है, और चेयरमैन सेनेट उसकी खराफात को जो बेसलेस हैं उनको सुनने का पाबंद है। अहमदियों की केड़ी गल है, ना उन्होंने कोई सीट, ना उन्होंने कोई उत्थे बंदा, ना गल ना बात। तो आप हैं सीटों के और जो हाउसेस जो हैं जिनकी अदरवाइज आप कोई ग्रेस कायम नहीं कर सके। है तो ऐसी ही बात, लेकिन हमारे वहां लाहौर में बैठे हुए एक लड़का बहुत अच्छा जुमलेबाज था, बहुत अच्छा, कोई भी बात हो तो वो लोकल स्लैंग्स में उसको कन्वर्ट कर देता था। मैं हमने इस्लामाबाद की बस कोच पे बैठना था, तो बैठे बैठे बात करते हुए मॉडल टाउन में देर हो गई, तो हमने कहा कि इस वक्त पता नहीं कोच मिलेगी या नहीं, तो वो कहता कोचां दी ते स्टेशन ते कुत्ती सुई पई है। यानी वहां पे इतनी कोचे हैं कि जैसे कुत्ती ने बचे दी हमें। और दूसरा उसका जो जुमला है वो ये है कि कुत्ते ने वटा मारिए तो जाके फलां को जा लगता है, यानी मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोगों के ऊपर उसने कहा था। तो आपके यहां इस तरह के जो मेंबर हैं उनका तो कोई तोड़ताज नहीं, वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी ग्रेस कोई नहीं है, उनका सच झूठ कोई नहीं है, उनका वकार कोई नहीं हुआ हमारे बाद। हम निकले आपके उस सेटअप से तो पीछे गंद पड़ गया और आप गंद में रहने पे मजबूर हो गए। आपको वजाहत से बता रहा हूं कि अगर खत्म नबूवत के अहमदी मुनकर होते, अगर अहमदियों का ईमान अकीदा खत्म नबूवत पर नहीं होता, तो सबसे बड़ी गवाही यह है कि जिस असेंबली में आपने नॉन मुस्लिम करार देने का डोल डाला था, उसकी 53 घंटे की बहस में एक दफा भी खत्म नबूवत का इशू आपने नहीं उठाया। सारी कार्रवाई अवेलेबल है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, जिस मामे चाचे को शौक हो वो जाके वहां से उठा के देख ले कि जिस असेंबली में आपने मिर्जा नासिर अहमद साहब को बुला के ये बात शुरू की थी कि हमने आपसे अकायद के ऊपर बात करके फिर फैसला देना है, उस असेंबली में बात करते वक्त आपने खत्म नबूवत के ऊपर बात नहीं की। अगर आपने मेरिट पे बात की होती, अगर हम वाकई उसके मुनकर होते, आप उस फोरम पे ये सवाल उठाया होता, आपने नहीं उठाया। आज भी आप उस पर बात नहीं कर सकते, और आज भी आप रिव्यू में जाएंगे तो आईनी, कानूनी और शरीयत के और कुरान शरीफ के और कुरान और सुन्नत के माखिज के लिहाज से आप हर लेवल पे मुंह की खाएंगे। तकी उस्मानी की बात करते हैं, तकी उस्मानी की हैसियत क्या थी? उसको तो ज़ियाउल हक ना जमता तो यह पुत्र भी नहीं जमना था आपका। ज़ियाउल हक को अपनी लेजिटिमेसी के लिए मौलवियों को उसने हड्डी डाली थी, चारा डाला था, उनको शरीयत कोर्ट बना के दी थी, शरीयत कोर्ट के जज बनाए थे, पैरेलल कोर्ट्स बन के कायम रही हैं, वरना पाकिस्तान के आईन में गुंजाइश कहां थी इन शरीयत की कोर्टों की। और दूसरा सवाल यह है कि दुनिया भर के जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी अदलिया शरीयत कोर्ट के पैरेलल बेंचेस के बगैर सर्वाइव कर रही है। सिर्फ ज़ियाउल हक के पाकिस्तान को जरूरत थी
और ये ज़ियाउल हक के पाकिस्तान के सारे किए धरे हैं, और आप इसमें से अब बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने उस वक्त से लेके आज तक अपनी सर्वाइवल पे और अपने अकायद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आम पब्लिक है, वो अभी भी पिछले प्रोग्रामों में भी आके वो 2-3 सादा तबीयत लोग होंगे, वो कह गए, उसमें कमेंट कर गए, वो मैंने खैर अलग से रखा हुआ है, लेकिन उससे यह पता चल गया कि आपके आम आदमी को अभी तक आपने कख नहीं बताया हुआ। आपका आम आदमी, आपका वो सेनेटर जो सेनेट में उठ के कह रहा है मैं रिव्यू में जाऊंगा, उसे भी कख पता नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। ये जिसने मेरे प्रोग्राम में आके कमेंट्स में लिखा कि इमाम मेहदी की जो मां है उसका नाम आमना होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसको ये नहीं पता कि ये कौन सी सदी की हदीस घड़ी हुई है, और इसको हम बड़े तरीकों से भुगत चुके हैं। और इन हदीसों और इन रिवायतों के साथ अगर आप अहमदियत के अकायद के सामने खड़े हो सकते होते तो आपको हमारे साथ बिलो द डिग्निटी और बिलो द बेल्ट जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। आप इस लेवल पे उतरे ही इसलिए हैं कि आपके पास अकायद व कलाम के डोमेन में, आपके पास कुरान और सुन्नत के हवाले से आपके पल्ले कख नहीं है। गामदी साहब आप में से एक एनलाइटेंड आदमी हैं, पढ़े लिखे आलिम हैं और गैर मुतशद्दिद हैं, तो उनका अवेलेबल है बयान। उन्होंने कहा कि वो जो हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने का कुरान शरीफ से तो कोई सनद नहीं मिलती। तो अगर कुरान शरीफ से हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने की सनद नहीं है तो हमने ऐसा जुर्म क्या किया है कि हम ये कहें कि फलम्मा तवफ़्फ़यतनी का तर्जमा हम ये करें कि बस जब तूने मुझे वफात दे दी। उस तर्जमे को आप गुस्ताखी समझ रहे हैं कुरान की, अकायद व कलाम की वजह से नहीं, शरीयत और सुन्नत और कुरान के माखिज की बुनियाद पर नहीं, तेलदी बुनियाद थे, डंडे के जोर पर। और डंडे के जोर पर हमने आपकी टिल और डंडे और धौंस और धांधली को पिछले 125 साल में तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान बनने के बाद से लेके 53 में ही 47 पाकिस्तान पर बनता है, 53 जो तुसी अग्गां लाड़ियां शुरू कर दी अहमदियां। पहला मार्शल लाहौर में अहमदियों के खिलाफ शोरश के ऊपर लगता है, आप चुप करके तो कोई नहीं बैठे हुए थे। और उस वक्त के तहकीकाती अदालत के जजों ने यह लिखा है कि जो डिसलोकेट होके अपरूट होके मौलवी वहां से इंडिया से इधर आए थे एरारिये, उनको अपनी रीलोकेशन और रीरूटिंग के लिए एक इशू चाहिए था, जो उन्होंने कुरान शरीफ के और खुदा ताला के नबी के ख़त्म नबूवत और इस तरह के जो मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ टाइटल्स थे उनको इस्तेमाल करके तो अपनी रेलेवेंस क्रिएट की है। वो रेलेवेंस क्रिएट करने के बावजूद आपके मौलवी को हर इलेक्शन में आमतुन्नास धुतकार देते हैं। नदीम अफजल चंद या कोई लक या कोई अपना राजा मेला सरगाना, ये हैं जो लोग हैं, मतलब उधर जरदारी हो गए या जतोई हो गए या इधर बलोचिस्तान में काकड़ हो गए या बुगटी हो गए, बाकी आप इर्द गिर्द भी देख लें, सूबा सरहद से देख लें, ये वो कौमें हैं जिनकी बुनियाद वहां पे मौजूद है, जिनके आगे पीछे मौजूद हैं। वहां पर वो लोग सियासत में आते हैं, लीडरशिप पे आते हैं, पीछे मतलब 12-12 50-50 पिंडां दी बरादरी हुंदी है, वो खड़े हुए हैं, उनका कोई आगे पीछा, उनका नड़ी डट्टा है। मौलवी का नड़ी डट्टा कोई नहीं है। सिराजुल हक को जैसी मर्जी वो मतलब इमारतें भगाड़ते फिरें, लेकिन लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। जमाते इस्लामी को पिछले यानी 50 साल में तो खुली छूट है ना जमाते इस्लामी को। तफसीर जो है वो मदूदी की बिकेगी, गैर मुल्कों में तफसीर जो है वो जमाते इस्लामी की जाएगी। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये छोटी दाढ़ी वाले और वो सारे जगह जगह वो अपनी जो एनजीओ बनाएंगे, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नाम ले तो मौत पड़ जाती है वहां पे, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो अपनी प्रेजेंस हर जगह पे
ओपनली होगी उसकी। इसके बावजूद, इस सारी सोशल पॉलिटिकल सपोर्ट के बावजूद आज तक जमात इस्लामी को 5 से 10 सीटें नहीं मिली हैं नेशनल असेंबली में कभी। लब्बैकियां ने पता ही कोई नहीं कि साड़ी हैसियत की। वो समझते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीडिया ने जिदन चाबी भर देंगे वो कहते हैं जी स्वीप कर गई है। ये स्वीप की है आपने, फजलुर रहमान की स्वीप आपने देख ली। गिन के 10-15 सीटों के बंजारे हैं, जुतियां नाल इन्हां दा इलाज करना चाहिए। लेकिन वो 10-15 सीटों की बुनियाद पर दांत निकाल के जरदारी भी कहता है मैं मुफाहमत करनी। किन्ना मैं मुफाहमत करनी भी? तू दही पा के इंसान ते पाकिस्तान के मुफाद ते कुत्ते छड़ देना, इसका नाम मुफाहमत है? बेगैरती है, ये खिलवाड़ है ये पाकिस्तान के साथ। और इसकी बड़ी दलील यह है, अहमदियों का अभी भी साइड पे रखें जरा। ये जो परसों वहां पे उस औरत ने जो हलवे वाला लिबास पहना हुआ था जिस पे हलवा लिखा हुआ था, उसके साथ जो आपने कुत्त खाना वहां मचाया है इछरे में, वो चीज आपको बता रही है कि आपने क्या क्रिएट कर लिया है। और वही चीज बता रही है कि जमात अहमदिया के बानी ने कौन सा स्टफ क्रिएट किया है। अब जरा पैरेलल ड्रा करें। इछरे में कितने के बंदे उत्थे इकट्ठे हो गए सन जी? कितनी की पब्लिक थी जिसने फौरन लिंचिंग कर देनी थी उसकी? वो हजारों का 500,000 बंदा, मजहब की बकबक करता हुआ बंदा, मुंह से झाग उड़ाते हुए बदजेब बदसूरत मुलवाने, वो उस औरत को घेर के खड़ा हो गए हैं कि जी उसमें अरबी लिखी हुई है। अरबी तो अड्डे प्यो दी जुबान है। अरबी एक जुबान है जिसमें कुरान शरीफ उतरा है, बस। अरबी तो अबू जहल भी बोलता था, उतबा शैबा की जुबान भी अरबी थी। इंतहाई नंगे शेर लिखने वाले जो हैं वो भी अरबी के शायर थे। उसमें से कुरान शरीफ का एक अलग मुकाम है। कुरान खुदा ताला की किताब है। वो यूसुफी साहब का जुमला किसी ने कोट किया हुआ था, वो वहां के जुलूस मजहबी देख के। तो यूसुफी साहब कहते हैं कि मुझे एक दोस्त ने कहा अरब मुल्क के कि यार मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन आप लोग तो कलमा पढ़ के बावले ही हो जाते हो बिल्कुल। मतलब हल्कों की तरह, कुत्ते की तरह पड़ जाना, ये कोई इंसानियत है? लेकिन ये कुत्तपुना जो आपको है, ये आपको इस मुल्लायत ने, ज़ियाउल हक की सैंक्शनड एंड स्पॉन्सर्ड मुल्लायत ने सिखाया है। और आपके सियासी और एस्टेब्लिशमेंट के धड़े जानते हैं कि आप गंद कर चुके हैं। और एक बात और बताऊं, मैं अभी पाकिस्तान में था तो वहां पे मैंने एक दफ़ा बड़ी जिम्मेदारी से, एक वहां ISI के मेजर थे, मेरे साथ रोज़ाना वाक पे जाते थे वहां मारगला हिल्स पे। एक मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बड़ा प्राइवेट सा सवाल है, आप लोग एजेंसियां बने फिरते हैं। उन दिनों पीटर राइट जो MI5 के डायरेक्टर जनरल थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी द स्पाई कैचर। मैंने पढ़ी तो मैंने उनको तोहफा दी। तो उस पर स्पाई एक्टिविटीज़, CIA, ISI, मोसाद, इन सारों पे गुफ्तगू होती रही, एकेडमिक गुफ्तगू। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप तो ज़ाहिर है इस फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप मुझे यही ऐसे वाक में ना, मैं एक टर्न पे रुक के मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आपके फीडबैक के मुताबिक आप जमात अहमदिया को कहां रेट करते हो? कोई एंटी स्टेट इस तरह की कहते खुद सवाल ही पैदा नहीं। ये एक वाहिद मजहबी फैक्शन है जिसकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह, मैंने कहा उसकी वजह सिर्फ यह है कि इसको बनाने वाले आप नहीं हैं। आपको खतरा होता है जिनको आपने घड़ के खड़ा किया, वो जब आपके बाइट बैक और फाइट बैक करते हैं, उससे पाकिस्तान को खतरा है। हमसे पाकिस्तान को क्या खतरा? 47 में पाकिस्तान बन रहा है तो 48 में सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान रजिस्टर हो रही है, और 50 से पहले पहले हम पहला ऑडिट खुद करवा के गवर्नमेंट को सबमिट करवा रहे हैं सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान का। और उस दिन से लेके आज तक कोई अनऑडिटेड हमारा सेटअप नहीं है पाकिस्तान में, रबवा में।
मौलवी जिस दिन चढ़ के जाता है ना आपकी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी में, तो लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि आइयां कित्थों ने, इसकी मनी ट्रेल क्या है। हमारे अगर 8 या 10 नाजरान की गाड़ियों के मॉडल हर दूसरे साल तीसरे साल चेंज कर दिए जाते हैं तो उनका ऑडिट होता है साथ। सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान के जो अपने फंड्स हैं उनको पता है कि ये गाड़ी हमने 1 करोड़ में ली थी, इतनी चला ली, अब इसको सेल आउट कर दे, खर्चा ना पड़े। उन पे चढ़े हुए जो हमारे मजहब के नुमाइंदे या एडमिनिस्ट्रेशन के हेड बनते हैं लोग, वो उन गाड़ियों में चढ़े हुए हो तो उसके ऊपर हमें कोई आईब्रोज नहीं उठाता। वो सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, पता है। इसलिए आप लोगों ने एक जगह भी, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, एक जगह और एक दफा भी कोई एक जमात आप अपना ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप नहीं कर सकी। तो भाइयों, आपने क्या मुखालफत हमारी करनी है। फैसलाबाद हम बैठे हुए थे तो एक पेपर कोन फैक्ट्री वाले की लड़ाई होगी दूसरे किसी, और वो उछल उछल के कहे मैं इंज कर देंगा, मैं वो कर देंगा। तो वो चोरी खालिद बड़ैच थे हमारे दोस्त, तो कहते हो यार राजा चौक जान दा किराया नहीं है तेरे को, तो तू ये मियाँ नाल की लड़ाई करनी है, अपने आप ਨੂੰ बनाओ। बातें ये हैं कि मुखालफत करने के लिए आपको मैं लिख के एलानिया कहता हूं कि हमारी हर मुखालफत की फंडिंग की जाती है, और मैं एलानिया कह रहा हूं कि हमारी हर रेजिस्टेंस जो है वो सेल्फ फंडेड होती है। अहमदियों का हर स्टेप, हर रिबट्टल, हर स्टैंड फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टेड होता है। तो आपने अगर वाकयातन अहमदियों की मुखालफत करनी है, सर आंखों पर करें। आपकी गैरत अगर आपको यही कहती है कि कच्चा चबाने से ही आपके आज़ सल्लम का मकाम और मर्तबा बुलंद होगा और गुंबद खिजरा में उनको आपकी हरामजदगियों और हराम तोपियों के जरिए आराम आएगा, ये बकवास है, झूठ है ये। लेकिन अगर आप इसी अकीदे के कायल हैं तो फिर तरीका बदलें अपना। 1 साल के अंदर अंदर आप हमें एक जमात बता दें जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, फाइनेंशियली खुद इन्हिसारी वाली हो, और उसके ज्यादा नहीं 1 लाख मेंबरान रेगुलर आपके फंड रेजिंग और कंट्रीब्यूशन करते हो मंथली बुनियादों पर। 1 लाख आदमी दिखा दें जो अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा जो है वो काट के दे दे कि ये हमने अहमदियों का कलाकामा करना है, इस्लाम को बड़ा खतरा है, तो उसके लिए फाइनेंसेस चाहिए। 1 लाख आदमी, पूरे 25 करोड़ की आपकी आबादी है पाकिस्तान की, 1 लाख बंदा होंगे जो कट दो जो अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा कट सकता हो, और 1 लाख आदमी ऐसा निकाल दें जो अपनी रेगुलर 16वां हिस्सा अपनी इनकम का जो है वो खुदा की राह में, यानी जिसको आप दीन समझते हैं उसके रास्ते में खर्च करने पे तैयार हो, कंसिस्टेंसी के साथ। 10,000 आदमी वो बता दें आपके जो एक फैसले के पीछे उठें और उसके पीछे बैठ जाएं, इख्तलाफ भी हो तो उस फैसले को मान लें। और 1,000 नौजवान जो रेगुलर ड्यूटी देता हो, पहरे देता हो, आवाज देने पे उसी वक्त उठ के आ जाते हो। आपके पास भाइयों कुछ नहीं है। आप जरूर करें मुखालफत, लेकिन आप ये सारे सिस्टम डेवलप करें। अगर आप सिस्टम डेवलप नहीं कर सके, आप हमारी मुखालफत नहीं कर सकते। झूठ है ये। मॉब वायलेंस अहमदियों के खिलाफ 74 के बाद मुमकिन नहीं रही। ये हमारे भी एक स्कॉलर थे, उन्होंने, प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा अब ये आउटडेटेड हो चुकी है, और जितनी आइनसाजी आप कर चुके हैं उसमें से अब कम तो हो सकती है, उसमें से अब ज्यादा नहीं हो सकती हमारे खिलाफ। एक सूरत में हो सकती है, आप पूरे पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना दें, फिर आप हमारे खिलाफ आइनसाजियां कर सकते हैं। वो आप बना नहीं सकते, आपके पास एटम बम है। जिस मुल्क के पास एटम बम है उसको इंटरनेशनल फोर्सेस अफगानिस्तान नहीं बनने देंगी, चाइना भी आपको नहीं बनने देगा। और हमारे ऊपर आप
वो जो था ना कि एयरफोर्स का अटैक अहमदियों पे कर देंगे रब्वा के ऊपर, वो अब आप नहीं कर सकते। आपके पल्ले वो दाने नहीं बचे। अब आप अहमदियों को एटमी मिसाइल नहीं मार सकते, आप अहमदियों पे एयर अटैक नहीं कर सकते, आप अहमदियों पे फौजी टैंक नहीं चढ़ा सकते। आप सिर्फ गन फायर के साथ और टारगेट किलिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। और टारगेट किलिंग के नतीजे में आपने पिछले 5 सालों में इमरान खान की हुकूमत में रज के देख लिया कि हम आपकी उंगलियों पे नहीं नाचे। मीनारे तोड़ गए, ऐसी ऐसी जगहों के मीनारे मस्जिदों से टूटे हैं कि जहां अदरवाइज सिर्फ आंख भर के देखने पे बंदा कत्ल हो सकता था, लेकिन वहां पे भी आपने मीनारे तोड़े हैं। जमाती ऑर्गेनाइजेशन ने आपको रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि अब आप अपनी मौत मरेंगे, हमारे हाथों पे आपका खून नहीं होगा। लेकिन आपको चूंकि मुखालफत का शौक बहुत है, आपने करनी है, तो आपको अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल और ओबीडियंशियल किस्म के सेटअप लॉन्च करके उनको कम से कम 2 साल 5 साल चला के तो दिखाएं, फिर मानेंगे, फिर बात होगी। अभी आप नहीं कुछ कर सकते। अलबत्ता ये जो हलवा लिखी हुई लिबास पे जो औरत के ऊपर आप करने लगे थे ना, उससे आपने बता दिया कि आपके पास अब ये ह्यूमन स्टफ है। जिस तरह उस औरत के लिबास पर जो लिखा हुआ था वो तौहीन कुरान नहीं थी, मगर जुलूस और बलवाई जो थे वो तौहीन मजहब के नाम पर आ गए थे। और एएसपी ने माफ़ी भी, उस औरत ने जो थी खातून एसपी, उसने माफ़ी भी उसी से मंगवाई जिसका कसूर कोई नहीं था। किन से मंगवाई? जो नॉन स्टेट एक्टर थे, जिन मुलवानों की कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद आपको चानन हो चुके हैं कि ये स्टफ है। इस स्टफ को आप अहमदियों पे छोड़ना चाहते हैं। इस स्टफ को अहमदी फेस कर जाएंगे, क्योंकि अहमदियों के पीछे अल्लाह ताला खड़ा है। लेकिन इस स्टफ को अब आप फेस नहीं कर सकेंगे। ये इस औरत को जिस तरह करके वो बचाया है ना आप लोगों ने इछरे में से, ये बताता है कि अब आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये गंद क्रिएट किया है, इस गंद को, और ये रियासत ने क्रिएट किया है। ये रियासत ने क्रिएट किया है। अब रियासत को इंटरवीन करके इस गंद को वापस करना पड़ेगा। हमारा स्टफ ये है कि रब्वा में से हर साल में 3-4 दफा गंदी गालियां और बकवास करते हुए मौलवी गुजरते हैं। वो होते हैं 4-5 हज़ार। अहमदियों का शहर है, वो है तकरीबन 50-60 हज़ार। वो ऐसे साइड से कवर करें तो पीस दें, अगर उनकी मेंटेलिटी और तरबियत आप जैसी हो तो। लेकिन हमारे यहां तौहीन मजहब तो आप करते हैं हमारी। जब मिर्जा हाया है कि बकवास करते हैं तो हमारी तौहीन मजहब नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अब आप लोग जो है वो बावले किस्म के 2 टांगों पे चलने वाले चौपाए बन चुके हैं। उन चौपायों के साथ हम अपनी एनर्जी कैसे जाया करें? हां, जब वो सांप और वो कुत्ता काटने को आएगा तो उसका इलाज है। इसीलिए वहां आपकी पुलिस भी उस जुलूस के साथ साथ होती है कि दीवार नहीं टपनी है ना दी, बल्कि वो बताते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है कि साढ़े दायरे जो बाहर ना निकलो, क्योंकि उससे बाहर निकलेंगे तो इधर भी आगे भी बंदे ही नहीं। कुत्ते को हम काटने नहीं देंगे, सांप को हम उस तरह से डसने नहीं देंगे, मगर आपकी अपनी पब्लिक की अब सिक्योरिटी एट स्टेक है। वो थ्रेट पे हैं और वो आपने इस काबिल किया है। ये यहां तक पहुंचाया है आपने। वो जो झूठ हमारे खिलाफ बोला था, उसके नतीजे में अपनी पब्लिक की सेफ्टी अब दांव पे लग गई है। उसको बचाएं और फिर अगला साल 2 साल जो है वो अपनी फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी वाली अच्छी मजहबी जमातें कायम करें, अपनी रेट कायम करें, अपनी लीडरशिप कायम करें। खिलाफत अहमदिया का मुकाबला करना है तो लीडरशिप कायम करें अपनी। मुन्नू भाई ने मुझे एक दिन कहा, यार इनके साथ बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं 2 अखबारों के सफ़े खरीदें। उस वक्त अखबारों का दौर था। एक सफ़े पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उनके उस वक्त 4 खलीफा थे, 4 खुलफा की तस्वीरें छपवा दें बड़ी बड़ी, और सामने इन सारे मौलवियों की तस्वीरें छपवा दें, और नीचे कुछ भी ना लिखें। लोग शक्लें देख के फैसला कर लेंगे कि विनर कौन है और लूज़र कौन है। तो जनाब, विनर और लूज़र का फैसला तो वो सिस्टम बता रहे हैं कि वो हो चुका है। अब पब्लिक बचाए, अपनी पब्लिक बचाएं, और एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करके इनका कुछ इलाज सोचना पड़ेगा।
वरना ये हलवा वाली खातून अगर उसकी भी लिंचिंग हो जाती, जो कि बच गई है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो इंडिकेटर दे के चली गई है कि ये जो आज बनी है ना मरियम नवाज तो फलाने, इन्होंने अब इनके हाथ पे बैत करनी है, या वो जो कानूनन बयान देते हैं दुनियादारी का, जी आनी हाथ से निपटना है। आनी हाथ वाला कोई काम करें। आप सच्चे हैं या झूठे हैं, गंजे हैं या काने हैं, रियासत आप लोगों ने चलानी है, हमने नहीं चलानी। तो जब आपने चलानी है तो फिर दोनों पाँवों पे वजन डाल के आपको खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये सैलाब है, ये इछरे वाला, और ये इनकी शक्लें थी मुलवानों की, ये करतूत हैं और इस कबील के लोग हैं जिनके सामने आपने दही डाल के तो अवामुन्नास के मफाद और उनके हुकूक को डाला हुआ है। असलियत तो फिर यही है। अल्लाह हाफिज़। अभी बात मज़ीद चलेगी, कुछ हैं कमेंट्स, उनके बात करेंगे और फिर अगले पंजाबी प्रोग्राम पे इस थीम को वाइंड अप करते हैं, फिर अपनी तरफ वापस आएंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।